Hello guys, I am back with the next part of this chapter 1 Cold War era of class 12th. Okay, let's start. The first topic of this part is the challenges to biopolarity. Bio means two, polarity means power. It means there were two superpowers as we have discussed already, right? So ये जो स्टेट्स थे दो मतलब दो सुपर पावर्स थे। जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो स्टेट डजंट मीन कि स्टेट्स जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, स्टेट्स वो नहीं होता। व्हेन वी आर स्टडिंग इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इट मीन्स दैट स्टेट इज़ पर्टिकुलर कंट्री और पर्टिकुलर गवर्नमेंट, राइट। सो जो दोनों स्टेट्स थे यूएस और यूएसएसआर, उनका मिलिट्री, कल्चरल, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और वो एक दूसरे पे उन पे असर कर रहा था और जो बाकी कंट्रीज थी उन पे भी असर कर रहा था। अब लोगों के पास जो था तीन ऑप्शन रह गए थे कंट्रीज़ के पास, ईदर दे विल गो टू यूएस अलायंस और यूएसएसआर अलायंस और दे कैन जॉइन नैम, राइट। तो अगर जो यूएस अलायंस में जाएगा तो वेस्टर्न अलायंस कहलाएगा और वो फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर कंट्रीज़ में आएगा, और जो यूएसएसआर में जाएगा वो ईस्टर्न अलायंस बनेगा और वो सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर कंट्रीज़ में आएगा, और जो नैम में जाएगा वो थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर कंट्रीज़ में आएगा। नैम की कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, राइट। तो नैम के जो 5 फाउंडर्स थे, ये दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन कम इन एग्ज़ाम, इट विल डेफिनेटली कम। सो नैम के 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। 3 तो ऐसे थे जो स्टार्टिंग में इन्होंने ही इनिशियल किया था, बाकी ये दोनों जो थे इनको डेस्परेटली सपोर्ट कर रहे थे, राइट। तो नेहरू जो कि आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जोसेफ ब्रोज टिटो जो कि यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे, गमल अब्देल नासिर जो इजिप्ट के रूलर थे यानी कि राजा, सुकार्नो जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, और क्वामी नक्रुमा जो कि प्राइम मिनिस्टर थे घाना के। सो ऑल दीज वर द 5 फाउंडर ऑफ नैम। सो आप इनके सरनेम भी याद कर सकते हो इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम लाइक नेहरू, टिट्टो, नासिर, सुकार्नो, नक्रुमा, और इनके आपको कंट्रीज़ भी लर्न करने पड़ेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट समिट हुआ था नैम का। समिट मीन्स मीटिंग, कि मीटिंग क्या हुई उनकी। सो ऐसे बहुत सारे समिट हुए हैं। अभी 2019 में ऐसे समिट हुआ था लेटेस्ट वन, और भी समिट हुए हैं, वो आप गूगल करके सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो अभी और समिट हुए हैं। 18th समिट हुआ था अज़रबैजान में 2019 में, उसमें 120 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ थे जो उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, राइट। अब ये जो फर्स्ट समिट हुआ था 25 कंट्रीज़ का हुआ 1961 में। तो ये क्यों हुआ, इसके रीज़न्स क्या थे? 2-3 रीज़न्स हैं। फर्स्ट तो यही कि उन 5 कंट्रीज़ की फ्रेंडशिप जो थी वो सॉलिड हो गई थी। उसके बाद दे डू नॉट वांट कि कोल्ड वॉर हो भाई, वो कोल्ड वॉर को बिल्कुल कंट्रोल और बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे थे। वो मतलब ये दे डिड नॉट वांट कि कोल्ड वॉर जो है चलता रहे, बिकॉज ऑलमोस्ट ये इतना लॉन्ग पीरियड हो चुका है इसको चलते हुए, राइट। उसके बाद डीकोलोनाइजेशन मतलब जो अभी कॉलोनियल रूल में है, और डीकोलोनाइजेशन इट्स अपोजिट, जो कॉलोनियल रूल से फ्री हो चुके हैं। तो 16 अफ्रीकन कंट्रीज़ थी जो नैम में वो लाना चाहते थे, जो डीकोलोनाइज हुई थी, ताकि नैम ज्वाइन करके वो अपने आप को एक्सप्लॉइट ना कराएं विद द सुपर पावर्स, अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना कराएं सुपर पावर से। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कोई चीज़ होती है तो उसके क्रिटिसिज्म भी होते हैं, उसके एडवांटेज भी होते हैं। तो ऐसे ही नैम के साथ हो रहा था। कुछ लोग उसको बोल रहे थे कि भाई नैम तो जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स से दूर रखता है सारी कंट्रीज़ को जो जो उसकी पार्ट बनती है, बट ऐसा सच नहीं है। अमेरिकन वॉर हुआ था 1787 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है अमेरिकन वॉर की तरह हुआ था। तो नैम के कुछ ऐसे कंट्रीज़ थे जो उस टाइम पे नैम का पार्ट नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने बढ़ चढ़ के उसमें पार्ट लिया था। अब देखो, जब अमेरिका का वॉर हो रहा था यूएसएसआर के साथ, जो भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, तो इंडिया जो था ना वो मतलब ऐसे तो सपोर्ट नहीं करता था फ्रंट फुट पे आके, लेकिन वो अपना इंडिविजुअल पॉलिसी बनाता था। आगे बढ़ते हैं। नैम जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। एक एग्जांपल जैसे कि हमने अभी पिछले वीडियोस में कोरिया वाला पढ़ा था। कोरिया का पॉलिटिकल डिस्प्यूट जो है उन्होंने रिजॉल्व कराया था, पीस मेंटेन कराया था। तो इनका मेन एम तो यही है, पीस एंड स्टेबिलिटी।
नॉन न्यूट्रलिटी भी कहा जाता है, बिकॉज वो आउट ऑफ वॉर रहते हैं, किसी की वॉर में इन्वॉल्व नहीं होते, वॉर को टोटली ख़त्म कर देते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है नियो, NIEO, नियो, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये इसलिए बनाया गया था ताकि कोल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट है, कोल्ड वॉर जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाए और जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उस पर भी काम करा जाए। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, द नॉन अलाइंड कंट्रीज़ वर मोर देन मीडिएटर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, एक्सप्लेन। मेडिएटर्स क्या होता है? मेडिएटर्स मीन्स जो बिचौली, यानी कि बीच के उसके थ्रू कोई काम हो रहा हो, दैट इज़ मेडिएटर। तो वो बोला जा रहा है नॉन अलाइंड कंट्रीज जो थे वो मेडिएटर से ज़्यादा थे, मतलब सिर्फ वो मेडिएटर नहीं थे कि मतलब लोगों को बस ऐसे इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, वो उस पर वर्क भी करते थे, राइट। उसके बाद जो LDC था, LDC का फुल फॉर्म है लीस्ट डेवलप कंट्रीज़, जो अभी डेवलप होने के बहुत दूर हैं, मतलब कम डेवलप्ड हैं, अभी डेवलपिंग फेज़ पे हैं वो, तो उनको वो सपोर्ट करते थे इकोनॉमिकली, नैम वाले लोग। उसके लिए बहुत सारे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म हुए। एक बना UNCTAD, जिसका फुल फॉर्म आपको पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इसके बाद इसी के साथ थोड़े टाइम बाद ये भी बना TNTPD, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो ये एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया कि इकोनॉमिकली कैसे सपोर्ट करता है नैम LDC को, यानी कि जो वहाँ पे पॉवर्टी जैसे सिचुएशन है, जो रिच कंट्रीज़ ने एक्सप्लॉइट किया है, तो अब उसको धीरे धीरे कैसे डेवलप होने में उनको हेल्प कर रहा है नैम। और उन्होंने ऐसा भी बोला है कि रिच कंट्रीज़ बनने के लिए ये हम रिच कंट्री अगर हम बनना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रिच कंट्रीज़ के आगे जाके हाथ फैलाना पड़ेगा। अगर हम खुद अपने आप से डेवलप्ड होंगे, सो वी विल बिकम रिच एंड डेवलप्ड एंड ग्रोथ विल ऑटोमेटिकली विल बी आउटकम, राइट। अब कुछ रिफॉर्म्स माने चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आए, तो चेंजेस देख लेते हैं। ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए। पहला चेंज तो वो ये भी लाना चाहते थे कि नेचुरल रिसोर्सेज का जो कंट्रोल था ना वो LDC को मिल जाए, कोई वेस्टर्न कंट्री ना करे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि हमारे कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गया, आयरन हो गया, मेटल्स हो गए, है ना। उसके बाद LDC हो गए, LDC यानी LDC को एक्सेस मिले। अगर देखो कोई जैसे कि कोई इंडिया है सपोज़, अभी इंडिया भी इज़ ऑल्सो अ डेवलपिंग कंट्रीज़, अब वो USSR में कोई वेपन ख़रीदना चाहती है, कोई भी मशीन ख़रीदना चाहती है या वेपन या कोई आर्म, तो उसको जो है एक्सेस मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ LDC परचेज। अगर कोई LDC कंट्री है तो उनकी जो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है, प्राइस है, उनको थोड़ा कम करके दें, सो दैट वो इजीली परचेज कर सके, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज़ की परचेजिंग पावर होगी दैट विल बी हायर, वो ज़्यादा होगी, और डेवलपिंग कंट्री की परचेजिंग पावर कम होगी एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। उसके बाद LDC का रोल जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में बढ़ना चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF यानी कि इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, तो डिसीजन मेकिंग पावर जो है इससे उनकी इम्प्रूव होगी। उसके बाद नियो जो था वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी जब वो नैम के साथ फॉर्म हुआ था, लेकिन बाद में जब उसको क्रिटिसाइज़ करने लगे नैम को कि भाई ये तो बस वर्ल्ड पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, इकोनॉमिक फील्ड में इन्होंने कुछ नहीं किया, बस पीस मेंटेन कराते रहते हैं, बट ऐसा नहीं था। पीस भी मेंटेन कराने के साथ उन्होंने इकोनॉमिकली भी लोगों की यानी कि कंट्रीज़ की हेल्प की है। 1961 में नो इम्पोर्टेंस, 1970s यानी कि 1970s के बीच में उनकी इम्पोर्टेंस थोड़ी बढ़ी, रोल उनका थोड़ा इम्प्रूव हुआ, लेकिन 1980 में फिर से रिच कंट्रीज़ की जो पावर थी ना वो इकट्ठी हो गई, यूनाइट हो गए वो, और स्मॉल कंट्रीज़ का जो है फिर से उन्होंने डेवलपमेंट देखना कम कर दिया, तो नियो का फंक्शनिंग थोड़ा कम हो गया, लेस हो गया। इंडिया कोल्ड वॉर यानी कि इंडिया का क्या रोल है, वाई इंडिया पार्टिसिपेट इनटू नैम, वो किसी सुपर पावर के हाथ में भी जा सकता था, लेकिन इंडिया ने नैम क्यों ज्वाइन किया। तो इंडिया की 2 फोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपसे पूछ लेते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन में, तो हमें ये वी शुड नो दिस। फर्स्ट इज़ अवे फ्रॉम अलायंस। एक तो पहला ये कि इंडिया जो है सीधी सीधी बात है किसी के हाथ में नहीं जाना चाहता था, अभी वो इतने सारे टाइम पीरियड से ब्रिटिशर्स के हाथ में ही था, इतना एक्सप्लॉइट हुआ, लेकिन अब वो चाहता था कि उसकी खुद की सेपरेट इंडिविजुअल फॉरेन पॉलिसी हो, खुद का अपना सेपरेट मोटो हो, उसको कोई एक्सप्लॉइट ना करे।
और वो ये भी चाहता था कि जो बाकी और भी देश हैं वो भी एक्सप्लॉइट ना हो, तो इसलिए वो हेल्प करता था। एंड दैट्स वाई इट बिकम द पार्ट ऑफ नैम। उनकी कोई पैसिव पॉलिसी नहीं है, कोई नेगेटिव पॉलिसी नहीं है, और वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स से फ्ली मतलब कि दूर नहीं जा रहे हैं, नॉट कन्वर्ट फुल स्केल वॉर। और वो चाहते नहीं हैं कि कोई भी वॉर बने, कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो। और वॉइस जो है, दूसरा उनका दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि वो जो डिकोलोनाइज कंट्री है उनको समझाएं कि आप सुपर पावर्स के पास ना जाइए। सो दे रेज्ड वॉइस फॉर द डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज़। और वो उन्होंने बहुत हेल्प की, जैसे कि नेहरू कोरियन वॉर में गए थे, उन्होंने रिजॉल्व कराया वहाँ डिस्प्यूट जो था, पीस मेंटेन कराया। तो नेहरू ने एक कोटेशन लिखा था, अ जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग स्टेट्स नॉट इन प्रेशर। मतलब अगर किसी को अच्छी स्टेट बनना है, अच्छा डेवलप बनना है, तो वो प्रेशर में नहीं बनेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल, आई थिंक दैट्स ऑल बोथ ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडिया का इंटरेस्ट इतना क्यों था नैम में? देखो, पहले जो है इकोनॉमिकली वो लेस डेवलप्ड हो गया बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स, राइट। उसके बाद नैम जब उसने ज्वाइन किया, इंडिया को अथॉरिटी मिला, पावर मिला। क्या मिला? पावर मिला टू मेक सच डिसीजंस एट द इंटरनेशनल लेवल, और इंटरनेशनल डिसीजन पावर मेकिंग मिला। ठीक है, अपने इंस्टेंसेस यानी कि अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकता था, क्या सही है क्या गलत है, कौन सी कंट्रीज़ गलत मूव ले रही है, कौन सी सही है, उनके साथ स्टैंड कर रहे हैं वो। ठीक है, दूसरा ये बैलेंस सुपर पावर अगेंस्ट ईच अदर। अगर कोई, देखो अब सिचुएशन ऐसी थी, इंडिया के लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। अगर वो यूएसएसआर का फ्रेंड बनता है तो यूएस अगर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, फिर तो यूएस भी खिलस जाएगा ना भाई कि मेरा साथ क्यों नहीं दिया। तो इसलिए वो बहुत बैलेंस होके चलता था। अगर यूएस से थोड़ा सा उसका कुछ हो रहा है प्रॉब्लम हल्का सा, तो वो यूएसएसआर के लिए टेम्प्रेरी बेसिस पे ना फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लेते थे। फ्रेंडशिप ट्रीटी, तो ये नहीं है कि वो टोटली उसका गुलाम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ रिसोर्सेज के लिए या कोई ऐसे एग्रीमेंट के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लेते थे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। क्रिटिसिज्म देखो क्रिटिसिज्म क्या थे इंडिया के ज्वाइन करने पे। उन्होंने बोला कि नाम को ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया है। अब देखो उसमें लिखा गया है अनप्रिंसिपल्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेते थे। हाँ ठीक है, ऊपर ऊपर से बोल दिया हाँ हाँ ठीक है हम आपकी साइड हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले रहे हो। जो गलत है उसके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लो। तो ऐसा क्रिटिसाइज़ किया गया इंडिया के नाम को ज्वाइन करने पे। उसके बाद जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो यूएस जो था वो पाकिस्तान की साइड था और इंडिया जो था वो ईस्ट पाकिस्तान की साइड था। यानी कि जो पहले का वेस्ट बंगाल था, सॉरी वेस्ट बंगाल कह रही हूँ, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो था वो ईस्ट पाकिस्तान था। सो इंडिया हेल्प्ड ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश टू गेट फ्री फ्रॉम द पाकिस्तान रूल। तो वो इनकन्सिस्टेंट था। उसके बाद नैम की पॉलिसी जो ये बनाई गई एट फ्री। उसके बाद 1971 अगस्त में यूएसएसआर ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी 20 ईयर्स के लिए, यूएसएसआर और इंडिया ने। अब देखते हैं रेलिवेंस क्या है कोल्ड वॉर के फ़ायदे। रेलिवेंस मीन्स इम्पोर्टेंस क्या है कोल्ड वॉर की। 1945 से 1991 तक चला। पहला तो ये डीकोलोनाइज स्टेट्स जो थे, वीक स्टेट जो थे, वो अब रिच कंट्रीज़ के खिलाफ खड़े होने लगे, अपनी वॉइस को रेज करने लगे। डीकोलोनाइज स्टेट्स जो हैं वो पावरफुल बनने लगी। अब जो पुअर कंट्रीज़ थे उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी यानी कि खुद की फॉरेन पॉलिसी होने लगी। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको रिच बनना है, डेवलप बनना है, तो आपको रिच कंट्रीज़ के पास जाना पड़ेगा। नहीं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट पुअर कंट्रीज शुड गो टू रिच कंट्रीज़, नहीं। उसके बाद फोर्थ है डेमोक्रेटाइज हो गया पूरा सिस्टम नैम की वजह से। सो दीज ऑल वर रेलिवेंस ऑफ द नैम। आई होप आपको सारा चैप्टर क्लियर हो गया हो। इफ़ स्टिल देर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन and this chapter is completed today, right? I will also continue more chapters of the class 12th world politics book. If you like my work, please do share more and more so that और भी students को help हो, वो भी अपने notes prepare कर सकें
and I will also make a video on the question and answer related with this chapter. Okay, bye guys, take care.